हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे ये जो सीटेट का एग्जाम चल रहा है 12 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसी के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये वाला इसी के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इसके हम 2-3 पार्ट पहले देख चुके हैं। तो मैं 10-10 क्वेश्चन करके एक पार्ट में आपको करा रही हूँ, क्योंकि एक की वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। आप देख नहीं पाएंगे इतनी लंबी वीडियो। शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा डेली देखते रहेंगे तो चीजें भी क्लियर होती रहेंगी और अध्ययन भी चलता रहेगा, आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलो देखते हैं 81 से 80 तक हमने पहले पिछली वीडियो में कंप्लीट कर रहे थे। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनाव को समझ सकें, उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेगा? मतलब एक तरह से जो राज्य में अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे, एक शिक्षिका चाह रही है कि उस चुनाव के जरिए जो बच्चे हैं, क्लास के बच्चे, वो लोकतंत्र को समझें। तो उसके लिए सबसे सही जो स्रोत है वो क्या रहेगा? ए, राज्य के चुनाव परिणाम के विवरण वाली समाचार क्लिप। बी है चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद। सी है चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड्स यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव से देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम क्या लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, ठीक है, भारत में लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, तो ये अमेरिका के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हमें क्या अगर हम अपने देश का उदाहरण देंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी ये इन्होंने जो दे रखा है वो भी एक गलत चीज है। मतलब अगर हमारे देश के बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा कैसे सीखेंगे? उनके आसपास के जो उदाहरण दिए जाएंगे उनसे ज्यादा सीखेंगे। आसपास का उदाहरण मतलब उनके पास वाले राज्य में या उनके राज्य में जो चुनाव हुए हैं उनसे वो सीख सकते हैं ज्यादा अच्छी तरह से। तो देखिए इसका सही आंसर है ए और सी। ए और सी। अब देखते हैं कि बी क्यों नहीं है। चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद रटने से या पढ़ने से हमें लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा। लोकतंत्र समझने के लिए हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। देखो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि राज्य का जो चुनाव हुआ है उसके समाचार की क्लिप बच्चों को दिखाई जाए कि किस तरह से चुनाव हुआ, कितनी पार्टियों ने भाग लिया, कौन सी पार्टी जीती, कितने बहुमत से जीती, कितने वोटों से जीती। तो वो चीज बच्चों को जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। और हम इस प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्ड्स या यूट्यूब पर उपलब्ध हैं तो उनको भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो इस तरह से चुनाव होता है। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं आज, तो हम उनका भी सहारा ले सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 82। सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ए, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दे के बारे में नवीन सूचनाएं उपलब्ध कराना ताकि वे याद कर सकें। याद करने वाली चीज जो होती है वो हमेशा गलत होती है। बच्चों को रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, क्या समझाना है। और समझाना कैसे है? आसपास के उदाहरण देके उस तरह से हमें समझाना है कि बच्चे को समझ में आ जाए अच्छे से और वो हमेशा के लिए उसके मन में रहे। नेक्स्ट देखते हैं विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है। इस पर बल देना। देखो ये वाली चीज कहीं तक मुझे सही लग रही है। प्रारंभिक विद्यालयों में रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी है ना। बच्चे क्या है, खुद से सीखेंगे, करके सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हल किया जा सकता है। तो देखो इस तरह की चीज के लिए जो प्रारंभिक विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि छोटे बच्चों को चीजें सिखाई जा रही हैं, तो छोटे बच्चों के हिसाब से ये सी ऑप्शन गलत है। उनको निरंतर याद दिलाना चाहिए,
तो ये चीज गलत है। याद वाली जो होंगे ऑप्शन आप उनको देखते ही काट दीजिए कि हाँ ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला बी सही है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, इसमें है सी, यानी कि तीसरा वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन। अभिकथन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अब कारण क्यों होता जा रहा है उसका कारण बता रहे हैं। भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए पेशावर रूप से प्रशिक्षित सामाजिक वैज्ञानिकों की कमी है। एक बात बताइए आप मुझे, सामाजिक विज्ञान अगर पढ़ाएंगे तो क्या वो वैज्ञानिक पढ़ाएंगे? है कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान, या इंजीनियर पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे, ठीक है, शिक्षक पढ़ाएंगे। तो ये आर वाला तो गलत है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। देखो पूरा वो ठीक लिख के लाए हैं, पूरी लाइन लगभग उन्होंने ठीक लिखी है, लेकिन ये वैज्ञानिक जो लिखा है ये चीज गलत लिखी है। टीचर होता तो सही होता लगभग। औपनिवेशिक शासन, यानी कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय की बात हो रही है, ठीक है। औपनिवेश मतलब दूसरे या देश के लोग जब किसी देश पर शासन करते हैं उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे तब की बात चल रही है। ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक प्राथमिक शोध के रूप में किया जा सकता है? पहला देखते हैं बिरसा मुंडा। ये झारखंड के थे बिरसा मुंडा, और इनकी काफी भूमिका थी। जो जनजातियों के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे, बहुत सारी एक तरह से लड़ाई लड़ी बिरसा मुंडा ने। ये झारखंड के थे। के जीवन पर बना एक वृत्त चित्र, यानी कि एक तरह से जीवनी टाइप हम उनकी पढ़े। दूसरा है लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना। तीसरा है औपनिवेशिक शासन ने जनजातियों की परिस्थितियों को समर्पित इतिहास की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ। देखो ये पूरा जो लाइन इन्होंने कही है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक थी, ये लाइन यहाँ तक भी ठीक थी। लेकिन जो इन्होंने बोल दिया पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, ये चीज गलत है। एक ही पाठ से सारी चीजें कैसे क्लियर हो जाएंगी? ठीक है, एक ही चैप्टर से सारी चीजें कैसे क्लियर हो जाएंगी? ये चीज गलत है। उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा किए गए और मानव शास्त्री बेलियर एल्विन द्वारा प्रलिखित किए हुए गीत। तो इसका सही आंसर है 4। देखिए बिरसा मुंडा जी जो थे ये इन्होंने काफी योगदान दिया अपना जनजातियों के लिए, आंदोलन में उनके अधिकारों के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, बिरसा मुंडा ने। तो काफी सम्मानजनक है और काफी अच्छी हस्ती रहे हैं। लेकिन केवल उन एक पार्ट पढ़ लेना, एक ही व्यक्ति के बारे में पढ़ लेना, तो वो संपूर्ण जानकारी नहीं हो सकती, ठीक है। वो हमें नहीं, एक चीज हमें नहीं बता सकते कि जनजातीय समूह के जीवन को कैसे प्रभावित किया औपनिवेशिक काल ने, यानी कि अंग्रेजों ने, या फिर ये दूसरे लेखक हैं अमिताभ घोष, या फिर ये जो है औपनिवेशिक काल की जो चीजें हैं वो इतिहास के एक पाठ्य पुस्तक के एक पाठ। ये भी चीज गलत है। सबसे ज्यादा हमें क्या बताया, ये जो बैगा जनजाति है ये मध्य प्रदेश में है ना। तो इसकी चीजें जब हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इन जनजातियों के ऊपर कैसे अत्याचार हुआ, क्या हुआ, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर हम पढ़ेंगे, एक जनजाति में बहुत सारे लोग आएंगे तो उसके ऊपर पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर हम एक किसी पार्टिकुलर लेखक के विचारों को पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा नहीं सहायता मिलेगी हमको उस चीज को समझने में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्याकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है,
निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यक होगी? ए, घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े। दूसरा है भारत की जनगणना से आंकड़े। तीसरा है पटवारी ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों से आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। चौथा है अतीत में उभरी जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में समाचार पत्रों द्वारा दी गई जानकारी। तो इसका सही आंसर है दूसरा, भारत की जनगणना से आंकड़े। ठीक है, क्या चीज हमें समझनी है? एक जिले की जनसंख्यिकीय विशेषताएं हमें समझनी है, तो हम जनगणना से कुछ आंकड़े लेंगे उस जिले के और हम उसको फिर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषता है? ए, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। बी, हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग। सी है अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना। डी है समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराना। तो पहले हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 4, ए और डी। देखिए, आकलन की रूपरेखा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है जब हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं उससे पहले हम देख लेंगे उनका क्या लेवल है। जैसे आप क्लास में एंट्री करते हैं और आप उनको पृथ्वी के बारे में बताना चाहते हैं, क्या पृथ्वी के महाद्वीपों के बारे में बताना चाहते हैं या एशिया के बारे में कुछ पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में, एशिया के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास में एंट्री की तो आप सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे कि आपने ग्लोब देखी है, आपको पता है ग्लोब में कितने सारी चीजें हैं, कौन कौन से महाद्वीप बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, या कौन कौन से महासागर दिखाए गए हैं। अधिगम के लिए आकलन यानी कि पढ़ाने से पहले हम बच्चे से ये जानकारी लेंगे कि उन्हें कहाँ तक चीजें पता है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आंसर देंगे उसका, तो हमें पता चल जाएगा कि इन बच्चों का इनको कितना ज्ञान पहले से है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आकलन कर रहे हैं, छोटा सा आकलन कर रहे हैं। ऐसे ही ओरली आकलन हो जाता है अधिगम के लिए। या फिर एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये भी अधिगम के लिए आकलन होता है। आप एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम पास कर रहे हैं तो वो क्या है, आपको अधिगम कराने से पहले, पढ़ाने से पहले एक टेस्ट ले लेते हैं, वो देख लेते हैं कि आपको पहले से कितनी नॉलेज है। तो अधिगम के लिए आकलन, तो उसके लिए ए और डी। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए व्याख्या थोड़ी कम ही रखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? ये 2009 में जो अधिनियम आया था शिक्षा का अधिकार, ठीक है, उसके बारे में बात चल रही है। सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। आइए देखते हैं। ए, बच्चों को उनसे ना संभालने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए, मतलब ऐसा गृह कार्य नहीं देना चाहिए जो बच्चे ना कर पाए। तो ये शिक्षा के अधिकार में था क्या? नेक्स्ट देखते हैं। ये तो जैसे नहीं होना चाहिए, गृह कार्य जैसी चीज कभी भी शिक्षा के अधिकार में नहीं होगी। कोई भी रूल बनेगा बच्चों को गृह कार्य का बर्डन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, गृह कार्य एक अधिगम का एक पार्ट है, बर्डन नहीं है बच्चों के ऊपर। ठीक है, बी है, इसे बच्चों के चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। देखो ये चीज मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, आगे और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये मेरे को ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हमारा क्या उद्देश्य है,
हमारा उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण मतलब पूरा विकास हो। ये नहीं है कि आपने बुक पढ़ा दी रट्टाफिकेशन से, उनको बोल दिया कि रट के ले आओ या होमवर्क करके ले आओ, मैं कल चेक करूंगी, या फिर आप पूरा याद करके ले आना मैं सुनूंगी। वो चीज नहीं है। बच्चों को अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी भी हमें करानी है, पढ़ाना भी है, और उनको घुलना मिलना भी सिखाना है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करानी है। उनका कैसा विकास होना चाहिए? चहुमुखी, यानी कि सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास। उनको खेलना भी सिखाना है, उनको डांस भी सिखाना है, उनको जो क्रिएटिविटी वाली चीजें हैं वो भी सिखानी है, वो भी करवानी है उनसे। तो हम उनसे सिंगिंग भी करवानी है, सारी चीजें हमें लेके चलनी है। ये क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, और ये चीज बहुत जरूरी है। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बोला गया है। सी है, जो शारीरिक दंड देते हैं उनको सख्त चेतावनी देनी चाहिए। इस तरह की कोई चीजें नहीं कही गई है इसमें शिक्षा के अधिकार में। डी है, बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए केवल। देखो ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर है बी, इसका मतलब है दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं 88, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता? ए, योजनात्मक आकलन, यानी कि जो लास्ट में होता है ना, जो वार्षिक परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम होते हैं, ये उसकी बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, बीच बीच में जो क्रिएटिविटी दी जाती है, यानी कि जो एक्टिविटी दी जाती है बच्चे को, जैसे मॉडल बना के लाओ, या फिर किसी चीज के ऊपर आप अपने विचारों को लिख के लाओ, उस तरह की जो चीजें होती है वो। निदानात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन का मतलब होता है कि बच्चे ने कोई चीज गलत करी तो हम उसको करेक्शन करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये चीज गलत है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे हम सीखना था, तुमने गलत इन्फॉर्मेशन सीख लिया है, तो उनको हम बताएंगे। फिर दोबारा से हम उनका आकलन करेंगे कि इन्होंने जो चीज हमने इनको बताई है वो चीज कहाँ तक सही है। जैसे आप बच्चे स्कूलों में टेस्ट देने जाते हैं, और जब वो टेस्ट देते हैं तो टीचर बताती है कि तुमने ये चीज गलत करी है ना। निदानात्मक आकलन ये होता है, तो उनको बताया जाता है कि तुमने ये चीजें गलत करी है, फिर उनको ठीक करके बोर्ड पे मैम बताती हैं कि देखो ठीक ये है, अब आप ये जो आपने गलत करा है उसे वो तो गलत कर ही दिया, लेकिन आप सही वाला उतारिए, और कल ये जो सही वाला है इसको मैं सुनूंगी। तो ये क्या हो गया? निदानात्मक आकलन होगा। फिर जब वो बच्चा कल दोबारा उस चीज को याद करके लाएगा या समझ के लाएगा, फिर हम उसको सुनेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि हाँ चलो बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई जो उसने एग्जाम में गलत करी थी। तो देखो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। ये चीज नहीं आती है आकलन के अंतर्गत, है ना, बाकी सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है पोर्टफोलियो आकलन। जब बच्चे का रिजल्ट तैयार किया जाता है ना, तो हमारे जमाने में नहीं होता था ऐसे, आजकल होता है। ये नई शिक्षा पॉलिसी जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग होता है। पोर्टफोलियो एक तरह की चीजें होती हैं, जैसे बच्चे के बारे में सारी जानकारी, बच्चे का जो हमारे जमाने में क्या होता था कि रिजल्ट में टीचर ने तैयार कर दिया और रिजल्ट हमारे हाथ में पकड़ा दिया कि लो जी तुम्हारे 50 नंबर है, या 50% है, 60% है, 70% है। 70% तो बहुत बड़ी बात होती थी, 60% पे ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, चलो हमारा फर्स्ट आई है। तो आज ऐसा नहीं होता। आज क्या होता है? आज बच्चे की हाइट भी लिखी जाती है कि जब हमने एडमिशन लिया था, यानी कि 1 अप्रैल को बच्चे की हाइट और वेट इतना था, और 31 मार्च जब पूरा सेशन खत्म हो गया तो उसका हाइट और वेट इतना बढ़ा है, ठीक है। उसकी एज लिखी जाती है, उसके जो एक्टिविटी है वो सारी उसमें सारा व्यवहार होता है कि इतनी एक्टिविटी हुई और इतनी एक्टिविटी में इसने पार्टिसिपेट किया, और ये वाली एक्टिविटियों में इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इन वाली एक्टिविटियों में इसने कम परफॉर्म किया। और पोर्टफोलियो में ये चीजें लिखी जाती हैं कि बच्चे का पूरी साल का व्यवहार, बच्चे ने किस महीने में किस तरह से व्यवहार किया, सारी चीजें लिखी जाती हैं, है ना। और सारी चीजों का आकलन किया जाता है। अगर आप देखेंगे, जैसे आपके आसपास में कोई बच्चा होगा प्राइवेट स्कूल का, उसका आप रिजल्ट कार्ड उठा के देखेंगे, रिपोर्ट कार्ड उठा के देखेंगे, तो उसमें देखेंगे जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें उसके रिपोर्ट कार्ड में होती है। हाइट, वेट,
उसकी उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसकी राइटिंग के बारे में, उसकी इंग्लिश राइटिंग के बारे में अलग होगा, उसकी हिंदी राइटिंग के बारे में अलग होगा, उसका उसने कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लिया है, कौन कौन सी एक्टिविटी अच्छे से करी है, कौन सी एक्टिविटी में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, बेकार करी है, बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसने कितनी चीजें करी है। इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले ज्यादा एक्टिविटीज कराते हैं ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में उसको पता चल सके। जब एक्टिविटी करेगा बच्चा तो खुद करके सीख रहा है, उसके सामने चीजें हो रही है। मान लीजिए मम्मी पापा भी हेल्प कर रहे हैं तो कम से कम उस ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों को पता तो चल रहा है कि मम्मी ऐसे बना रही है इसको, या मेरे भाई बहन मुझे ऐसे हेल्प कर रहे हैं, तो ये चीज है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पोर्टफोलियो में होती हैं। तो पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं, विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों के कार्य का संग्रह होता है। बी, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों। देखो केवल परीक्षा पत्र नहीं होता है, उसमें क्या होता है बहुत सारी चीजें होती हैं और एक निश्चित अवधि नहीं होती है, वो पूरी साल ही होती है। ठीक है, हर साल पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है और एक टीचर दूसरे टीचर को वो पोर्टफोलियो पकड़ाती है। मतलब जो जितना भी ब्यौरा है पूरी साल का बच्चे का, वो एक टीचर दूसरी टीचर को देती है ताकि बच्चे को समझने में दूसरी टीचर को आसानी रहे। जैसे थर्ड क्लास का कोई बच्चा है, अब वो फोर्थ क्लास में जाएगा तो फोर्थ क्लास वाली मैडम के लिए वो बच्चा बिल्कुल नया है। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, अगर किसी भी बच्चे को समझने में मैडम को दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे समझना है, ये किस टाइप का बच्चा है, तो मैडम उसका पोर्टफोलियो उठाएगी और देख लेगी कि हाँ ये इस टाइप का बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाली कार्य वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, ए और सी सही है। मैंने आपको बताया ये सारी एक्टिविटी वगैरह जो है वो सबका आकलन, मतलब सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं पोर्टफोलियो में और सारी चीजें उसमें सबमिट करी जाती हैं बच्चे की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता के अनुपयोग कौशल का आकलन करता है। अनुपयोग कौशल का मतलब है टीचर ने बच्चे को समझा दिया है, उसको अच्छे से बता दिया है कि ये चीज ऐसे है, उसके बाद बच्चा जो ज्ञान टीचर ने उसको दिया है उस ज्ञान को वो कैसे प्रयोग करेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको क्लास में बता दिया कि हमारी क्लासेस में बताया जाता था छोटी क्लास में 6-7 में कि आम का मुरब्बा कैसे बनाते हैं, जेली कैसे बनाते हैं, उस तरह की चीजें बताई जाती है। फिर हमें मैम होमवर्क देती थी कि ये तुम बना के लेके आना घर में। ठीक है, घर में जाके बनाना और मम्मी की हेल्प ले लेना और बना के हमें दिखाना, तो उस तरह की चीजें। ठीक है ना, अब देखते हैं, ए, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। बी, वायुदाब क्या है। सी, वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए। चौथा, साक्षरता क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाई है। ई, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर है तीसरा, डी और ई। देखिए अनुपयोग कौशल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है, वायुमंडल वाला। ठीक है, वायुदाब क्या है ये भी चीज गलत है। और मतलब जो ज्ञान दिया है उसका प्रयोग करना है, उसको प्रयोग कहां करेगा वो। वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए। ये जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाले, ये क्या हो गई कि टीचर ने बताया, कोई इंफॉर्मेशन दी, उसने पढ़ाया और फिर बच्चे से पूछ लिया कि बताइए जो मैंने कल पढ़ाया था उसके बारे में बताइए। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, वायुदाब क्या होता है, हरित प्रभाव कैसे बनता है, कौन कौन सी कैसे बनाती, ये तो टीचर ने बताई थी ना ये सारी चीजें। तो ये कैसे अनुपयोग कौशल हुआ। अनुपयोग कौशल हुआ कि जो साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। अब बच्चों को बता दिया है कि साक्षरता क्या चीज होती है और साक्षरता दर कितनी है। अब उसके आधार पे सभी राज्यों की साक्षरता दर टीचर ने पढ़ाई होगी पहले,
तो उसके आधार पर बच्चे अपने विवेक के अनुसार इस सूची को बनाएंगे। ई है निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरण बताइए। अपने क्षेत्र मतलब बच्चे ने सीख लिया है, अब जो सीखा हुआ चीज है उसका प्रयोग कहाँ करेगा, वो अपने आसपास के निजी स्वास्थ्य यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के बारे में वो जानकारी बताएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। लाइक भी करा करो, प्लीज शेयर भी करा करो। अगर आपको केवल क्वेश्चन, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि मैं बस क्वेश्चन रीड करूं और आंसर रीड करूं, तो आप मुझे बता दीजिए। ये व्याख्या करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ वेस्ट हो रहा है टाइम, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है ना थोड़े थोड़े से क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आगे से मैं ये व्याख्या नहीं करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये जो समझा के मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये चीज ठीक लगती है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम ये आपने ठीक पढ़ाया है इस तरह से। तो कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें और ग्रुप वगैरह जो होते हैं उनमें आप इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।